दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज हम मेंस आंसर राइटिंग के सिलसिला में एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन तक हम एक्सप्लेन कर चुके थे। आज चौथे नंबर क्वेश्चन की बारी है। ठीक है। और ये पेपर थर्ड इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है। और हम फिर से आपको बता दें यार कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें। यदि नहीं रहेंगे तो आप जानिए, आपका काम जाने। कहना हमारा काम है। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और इसलिए हम कहते हैं कि यार कि पढ़ाना हमको थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि आपको बताना चाहिए था, अन्यथा आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर 2023 यूपीएससी मेंस का सवाल है। क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, इसे आप पहला सेगमेंट मान लीजिए, भारत में क्यों। इसलिए हो सकता है कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, फिर क्वेश्चन का एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन का कंटेंट चेंज होगा। इसलिए इसे मानिए। फिर कहा क्या, भूमि सुधार के उद्देश्य एवं उपायों को बताइए। तो भूमि सुधार हमारा क्या हो गया, दूसरा, उद्देश्य हो गया हमारा तीसरा, और उपाय हो गया चौथा। 4 सेगमेंट तो इसमें हो गया। इतना सेगमेंट में इसलिए आपको तोड़ दिए हैं क्योंकि यदि आप नए विद्यार्थी हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अन्यथा यहाँ से यहाँ तक एक ही सेगमेंट है। यदि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस यदि अच्छी हो जाएगी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक एक ही सेगमेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इसमें देखिए एक क्वेश्चन के साथ अगर आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एक हो गया उद्देश्य, एक उपाय, ये दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक एक क्वेश्चन बताइए। उसके बाद कह रहा है कि देखिए आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत आप क्वेश्चन का आंसर लिखने वक्त इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत, ना कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत। ठीक है, यही होता है। भूमि जोत पर, देखिए जो शब्द एक साथ अलग अलग सेगमेंट हो रहा है, उस शब्द को आप यदि नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपके लिए आंसर पता चलेगा कि लिखने का कुछ और था और आप लिख कुछ और रहे हैं, पूछा कुछ और गया है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं जो आप जान रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया कि आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत, तो इसे मानिए 5वां पॉइंट। भूमि जोत पर, ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। 6ठा पॉइंट, भूमि सीमा नीति को कैसे, भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है। एक प्रभावी सुधार, विवेचना कीजिए, डिस्कस। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स। ठीक है, डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग आप जानते हैं कि लैंड सीलिंग क्या होता है कि एक व्यक्ति कितना भूमि अपने पास रख सकता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ये कानून चला था, ये सीमाएं लागू की गई थी। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं आसान भाषा में फिर से क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, सिंपल भाषा में हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। 1947 जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ व्यक्ति के पास बहुत अधिक भूमि था और बहुत सारे व्यक्तियों के पास भूमि बिल्कुल भी नहीं था। तो उस कंडीशन में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसे हम लोग चकबंदी, हदबंदी के नाम से जानते हैं। तो उसके तहत क्या किया गया था कि सीलिंग, ये जो हमारा लैंड सीलिंग लगा दिया गया था, लैंड सीलिंग, कि एक व्यक्ति इससे अधिक भूमि अपने पास नहीं रख सकता है। इससे अतिरिक्त भूमि जो आपके पास है उसे आपको दूसरों को देना होगा। और विनोबा भावे के बारे में यदि आपको पता हो तो उन्होंने भू सुधार आंदोलन चलाया था। भूमि सुधार आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था, आप जानते हैं। उसी के तहत बहुत सारे राजा महाराजा ने, बहुत बड़े बड़े जमींदार ने अपनी ज़मीनें दान दी थी और गरीबों में ज़मीन बांटी थी। तो वही है कि सीलिंग, जो सीलिंग लगाया, कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है। मतलब ये पूरी तरीक़ा से स्ट्रेटजी क्वेश्चन है। यहाँ पे करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि वो भूमि सुधार हुआ था, वह कैसे एक प्रभावी सुधार, कैसे एक प्रभावी सुधार था। तो क्वेश्चन आप पूरी तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो उसमें क्या हुआ, देखिए सीलिंग लगाया तो जो गरीब आदमी था, जिसके पास ज़मीन नहीं, तो उसको ज़मीन मिला। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आइए इसका आंसर लिखने का हम प्रयास करते हैं। और फिर से बता दें, मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी मोड में। भारत के किसी भी शहर में आप रहते हो, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग हिंदी और इंग्लिश माध्यम, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है। और फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल उत्तर से यार आप सावधान रहेंगे। यदि नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। बताना मेरा काम था, आप माने या चाहे नहीं माने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। आइए क्वेश्चन को हम भूमिका लिखते हैं कि भूमिका, इस क्वेश्चन में हम क्या लिख रहे होते। यदि इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे होते तो भूमिका
क्या लिख रहे होते? चलिए, ये हमारे पास स्पेस आ गया है, यहाँ पे हम लेते हैं भूमिका, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे भूमिका। चलिए भाई, भूमिका, ठीक है। आइए देखिए, भूमिका की हम बात करें तो भूमिका, इसमें क्या लिखना है, भूमिका कहाँ शुरू करना है। आप देखिए भूमिका कहाँ शुरू करना है। मैंने क्वेश्चन बताया, आपके क्वेश्चन किस पे पूछा गया है? भूमि सुधार पे क्वेश्चन पूछा गया। किधर का क्वेश्चन? ये हमारा 4 नंबर, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य। तो भूमि सुधार आप जो भूमिका लिखना शुरू करेंगे तो आप भूमिका भूमि सुधार से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। क्या कि नहीं कर सकती है? बताइए। भूमि सुधार से भूमिका आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए, और भूमि सुधार के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक। तो भूमि सुधार कैसे आप लिख सकते हैं ना, कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में सीमित व्यक्तियों के पास या सीमित नागरिकों के पास असीमित भू संसाधन था, मतलब उसे भी नहीं पता था हमारे पास कितनी जमीन है, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा नियम कानून प्रक्रिया के माध्यम से व विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन के माध्यम से भूमि वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। बस हो गया, ये भूमिका था। या ऐसे में आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात विनोबा भावे के द्वारा भारत में भूमि सुधार हेतु भू आंदोलन चलाया गया था, वह सरकार के द्वारा भी कई प्रकार अनेकों नियम प्रक्रियाओं के माध्यम से भूमि सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन या संबल दिया गया था, या प्रोत्साहन प्रदान किया गया था, और जिसके पास अतिरिक्त भूमि थी उसे गरीबों में बांटा गया था। तो ये हमारा भूमि सुधार। या सिंपल तीसरा हम बता रहे हैं आपको भूमिका, तीसरा भूमिका आप क्या लिख सकते हैं? भूमि सुधार से हमारा तात्पर्य है कि आज़ादी के पश्चात जिन व्यक्तियों के पास सीमा से अधिक भूमि थी या असीमित लैंड भू संसाधन था, उससे लेकर गरीबों में बांटना ही भूमि सुधार कहलाता है, जिसके लिए भारत सरकार और विनोबा भावे के द्वारा इसके लिए प्रयास किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिले। तो इस भूमिका में आपका विनोबा भावे का नाम आना चाहिए था। यदि विनोबा भावे का नाम आप नहीं लिखेंगे, जो भूदान आंदोलन उन्होंने चलाया था, इससे माना जाएगा कि आपके पास भूमि सुधार का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो भूमिका मैंने 3-4 तरह से आपको भूमिका बताई, आपको जो भूमिका सूट है आप वो भूमिका आराम से लिख लीजिए, ठीक है। तो भूमिका आप समझ गए। आइए अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन का बॉडी पॉइंट का। तो क्वेश्चन के बॉडी में हम आप बात करते हैं, बॉडी में क्या लिखना था? हमने कहा था क्या लिखना है इसमें? उद्देश्य एवं उपाय को बताइए। क्वेश्चन पूछा गया क्या? उद्देश्य एवं उपाय। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका ना थोड़ा सा अलग होगा। हम यहाँ पे बॉडी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में बॉडी की बात कर रहे हैं। तो बॉडी में हमने क्या कहा? एक तरफ लिखा है उद्देश्य, क्या कि भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य एवं उपाय को बताइए। उद्देश्य और उपाय 2 शब्द लगा है। तो एक तरफ आप दीजिए क्या? उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, और दूसरा उपाय। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन या तो इस तरीका से होगा, या नहीं तो दूसरा प्रेजेंटेशन बताते हैं बॉडी में कैसे आप लिखेंगे। बॉडी आपने लिखा कि हाँ ठीक, हम ये तो समझाने के लिए बता रहे, लेकिन आंसर में बॉडी नहीं लिखा जाता है। तो पहले आप लिखेंगे इस तरीका से उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, आपने इसे अंडरलाइन किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। फिर आपने क्या किया? बॉडी में अगला सेगमेंट सब पॉइंट बनाया उपाय, फिर आपने इसको अंडरलाइन किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। या तो आपका प्रेजेंटेशन का एक ये तरीका हो सकता है, या तीसरा तरीका इस तरीका से हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है बॉडी का। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो प्रेजेंटेशन पर भी निर्भर करता है। अगर प्रेजेंटेशन आपका खराब चले गया और आंसर आप बहुत अच्छा भी लिखे ना, तो थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ आदमी क्या करेगा, वो इस तरीका से भी लिख सकता है उद्देश्य एवं उपाय, दोनों एक ही साथ लिख सकता है इस तरीका से, और फिर पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। मैंने आपको प्रेजेंटेशन के 3 तरीके बताए। तो जब भी आप कोई आंसर लिखे ना, तो आप उस समय थोड़ा सा ध्यान में लगाएं कि इसका प्रेजेंटेशन यार कैसे बेहतर हो सकता है। हो सकता है कभी कभी आपके पास कंटेंट थोड़ा कमज़ोर भी होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है ना कि आप उस आंसर को बेहतर लिख जाते हैं। लेकिन कई बार कंटेंट आपके पास बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन यदि अच्छा नहीं होता, दैट मीन्स कि किस पॉइंट को कहाँ लिखना है, कैसे सजाना है। हो पता चला कि कोई अच्छा सारा पॉइंट बहुत नीचे चला आया है और कोई कमज़ोर पॉइंट ऊपर चले आया है, तो ये प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं होगा। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपके पास 3 प्रेजेंटेशन दिया, और मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 सेकंड के लिए सोचें कि इसमें सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन कौन है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रेजेंटेशन में यदि आप आंसर को लिख रहे होते तो यहाँ पर आपका पॉइंट आपस में गड़बड़ हो सकता है। कभी उद्देश्य का पॉइंट लिखा जाएगा, कभी उपाय का पॉइंट लिखा जाएगा, फिर कभी उपाय लिखा जाएगा, कभी उद्देश्य लिखा जाएगा। क्योंकि आपको जैसे जैसे पॉइंट याद आ गया आप वैसे वैसे लिखते चले गए, ठीक है।
लेकिन आप जब इस प्रेजेंटेशन में आते हैं, आइए यहाँ पे देखिए मैंने ये एक प्रेजेंटेशन बनाया, तो ये यदि आप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसमें आपके माइंड में क्या होगा, माइंड में हमेशा ये चलेगा कि मैं उद्देश्य का पॉइंट लिख रहा हूँ। आपके माइंड में हमेशा ये चलेगा कि मैं उद्देश्य का पॉइंट लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप उपाय का पॉइंट नहीं लिखेंगे, तो फिर आप उद्देश्य कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ से क्या होगा कि आपका कंटेंट का आपस में घालमेल नहीं होगा, कंटेंट आपका सेपरेट रहेगा और एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगेगा कि अच्छा ये जो है ये वाला पॉइंट लिखा, उद्देश्य का लिखा है। और फिर इसके बाद आप उपाय का पॉइंट लिखेंगे, यहाँ उपाय, तो फिर यहाँ उपाय में क्या होगा कि उपाय वाले पॉइंट में आपका उद्देश्य का पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, उपाय वाले पॉइंट में आपका उद्देश्य का पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये क्लैरिटी रहेगा कि हम उपाय वाला पॉइंट लिख रहे हैं, तो फिर आप उपाय वाला पॉइंट लिखते चले जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे आके देखिए, जो मैंने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, ये हमारा उद्देश्य और उपाय, आपने क्या किया, यहाँ पे दिया पहला पॉइंट, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट, आपने उद्देश्य बता दिया, ये इसका उद्देश्य था, और इन्होंने इसके लिए कौन सा उपाय अपनाया था एक ही साथ, कि उद्देश्य क्या था, उपाय कौन सा अपनाया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट उद्देश्य क्या था और उसके लिए कौन सा उपाय अपनाया था, तीसरा पॉइंट उद्देश्य क्या था और उसके लिए कौन सा उपाय अपनाया था। तो आपको मैंने 3 प्रेजेंटेशन दिया, तीनों में आपको जो बेहतर लगे, लेकिन यदि मैं लिख रहा होता इस आंसर को तो मैं इस प्रेजेंटेशन को लेता, क्योंकि मुझे ये प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट लग रहा है। तो उम्मीद, हम आपको फिर से बता दें कि आंसर राइटिंग सिर्फ कंटेंट से नहीं होता है कि आपके पास बहुत अधिक कंटेंट हो गया तो आंसर आप सीख जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आंसर राइटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाषा स्किल, किस तरह के शब्दों का आप आंसर में यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आइए हम इसके पॉइंट को लिखने का प्रयास करें। तो देखिए उद्देश्य क्या था, जो भूमि सुधार लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था, कि जिसके पास जमीन नहीं है, विनोबा भावे ने जो भू सुधार आंदोलन किया था तो उद्देश्य क्या था, कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दिया जाए, ये उद्देश्य था या नहीं था, ये बताइए। बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं भूमिहीनों को, ठीक है, भूमिहीनों को, ठीक है, भूमि आवंटन या भूमि आवंटन। अब इसको आप क्या करें, यहाँ पर हम सिर्फ इतना बता, इसको आप 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। इसके लिए उन्होंने उपाय क्या अपनाया था, तो भूमि सीमा, जो हम सीलिंग कहा था, हमने क्या कहा था, सीलिंग का लॉ लाया था सरकार ने। तो यहाँ पर आप 2 चीज़ लिख दीजिए, एक तो आंदोलन, नहीं तो आंदोलन आप मत लिखिए क्योंकि आप भूमिका में ही लिख ही चुके हैं, विनोबा भावे का जिक्र आप वहाँ पे कर ही चुके हैं, तो हो सकता है पॉइंट आपका रिपीटेशन में आ जाए, तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो भूमि सीमा, अगर आप इंग्लिश माध्यम के हो तो लैंड सीलिंग, और अगर आप हिंदी माध्यम को हो तो सॉरी यहाँ पे भूमि लिखिए, भूमि सीमा नियमन। आपने ये पॉइंट बनाया, क्या उद्देश्य था, भूमिहीनों को भूमि आवंटन, उसके लिए उपाय उन्होंने क्या किया था, तो भूमि सीमा नियमन। आप दोनों को 1-1 पॉइंट में, 2-2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दीजिए, 2-2 लाइन कि भूमिहीनों का आवंटन, तो इसके माध्यम से जिसके पास जमीन नहीं थी उसे जमीन दिया गया था, ठीक है, और इसे जिसके पास अतिरिक्त जमीन थी उसे जमीन लिया गया था, समझ गए। तो ये आप इसको जो है जितना आपको शब्द सीमा के अनुसार, मुझे नहीं लगता चूंकि यहाँ पे 10 मार्क्स में ही पूछा गया है 1.5 शब्द में ही, तो ज़्यादा आपके पास एक्सप्लेन करने का स्कोप नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, एक तरफ उद्देश्य, एक तरफ उपाय। उद्देश्य क्या था और इसके लिए उपाय क्या अपनाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या है, इससे क्या आया ये बताइएगा हमें, सामाजिक न्याय, इससे क्या हुआ, सामाजिक न्याय आया कि नहीं आया, जो सामाजिक अन्याय चल रहा था, जिसके पास जमीन नहीं समस्या था, तो सामाजिक न्याय आया। इसके लिए उपाय क्या अपनाया गया था, सामाजिक न्याय, तो उपाय क्या था, बिचौलियों का उन्मूलन, ठीक है, बिचौलियों का, ठीक है, बिचौलियों का उन्मूलन इसके लिए किया गया था ताकि सामाजिक न्याय हो सके। जैसे सपोज कीजिए, एक सेकेंड आपके लिए हम एक और बता रहे, एक्सप्लेन कर इस पॉइंट को, कि सरकार ने लैंड सीलिंग लगा दिया, लेकिन क्या किया कि बीच में बिचौलिए वर्ग उभरे और उन्होंने जमीन ले लिया, तो जो वास्तविक लोग था उसको तो लाभ नहीं मिला ना, जिसको वास्तव में लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिला। जब उसको लाभ ही नहीं मिला तो सामाजिक न्याय नहीं होगा ना, इसलिए बिचौलियों का उन्मूलन बहुत जरूरी है। जैसे अभी देखिए वर्तमान में भी सरकार यदि कोई योजना बनाती है, योजना लाती है, और उस योजना को यदि बिचौलियों के द्वारा अपने आप खा लिया जाता है, तो जो उसका वास्तविक हितधारक है उन तक तो उसका लाभ नहीं पहुंचा ना। जब उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचा तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि सामाजिक न्याय एस्टेब्लिश्ड हुआ, आप नहीं कह सकते हैं ना। तो सामाजिक न्याय के लिए बिचौलियों का उन्मूलन बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट, यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने क्या कहा यहाँ पे उद्देश्य
और इधर ले लीजिए आप उपाय। तो उद्देश्य का तीसरा पॉइंट क्या हुआ, इन सबसे क्या हुआ ये बताइए। इन सबसे हुआ हमारा गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। कहेंगे बिल्कुल। तो उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, और उन्मूलन के परिणाम स्वरूप इसके लिए उपाय क्या अपनाया गया था ये बताइए। उपाय अपनाया गया था कि भूमि जोतों का समेकन, जो भूमि था, लैंड था, भूमि जोतों का समेकन। अब ये क्या है समेकन। अब देखिए जैसे लैंड तो आ गया बहुत सारे लोगों के पास, लेकिन आप सहकारिता जानते होंगे। सहकारिता में क्या होता है, सहकारिता के अंतर्गत छोटे छोटे जो भूस्वामी होते हैं वो लोग मिल के एक जगह आके लैंड को बड़ा बना लेते हैं, सभी आदमी अपना भूमि मिला के, और सभी व्यक्ति मिल के खेती करते हैं। तो इससे क्या, जैसे सपोज कीजिए आपके पास थोड़ा सा जमीन है, आप उसी में भर दिन उलझे रहते, उसका उत्पादन अधिक नहीं होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कृषि दक्षता में सुधार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ। यदि थोड़ी सी भूमि आपकी है, थोड़ी भूमि उनकी है, थोड़ी भूमि उनकी है, तो अभी देखिए सरकार जो है, अभी वर्तमान में भी सरकार FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बढ़ावा दे रहा है। और सहकारिता मंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो सहकारिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सहकारिता में क्या होता है, कुछ व्यक्ति मिल के, सभी लोग अपने अपने खेत को मिला के और एक साथ उस पर खेती करते हैं, या लीज पे ज़मीन लेके एक साथ सभी आदमी मिलकर उस पर खेती करते हैं। तो ये हो गया हमारा। इससे क्या होता है, हमारा उत्पादन बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है और दक्षता में सुधार आता है। तो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट इधर हुआ और 3 पॉइंट इधर हुआ, 6 पॉइंट तो मैंने यही आपको बता दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन का इसका आंसर है ये 6 पॉइंट कि उद्देश्य और सुधार बताइए। किधर गया कि भूमि सुधार के उद्देश्य उपाय को बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कंप्लीट। अब जो इसमें अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि भूमि आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत। तो फिर से हम आपको बता दें कि जब आप क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे तो आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत ही आंसर लिखेंगे। आगे इसमें सामाजिक न्याय नहीं आना चाहिए था, समाज की बात नहीं, आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत ही आप क्वेश्चन को लिखेंगे। अर्थव्यवस्था भी, समाज भी आ सकता है, लेकिन नहीं, आर्थिक मानदंड के अंतर्गत भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति कि जो भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति लागू की गई, हदबंदी की नीति लागू की गई, चकबंदी की नीति लागू की गई, तो उसमें जब आप जो इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे जो ये हम पॉइंट दिए आपको, तो यहाँ पर आप इस भूमि सीमा नियमन में हदबंदी और चकबंदी का एग्जाम्पल आप देंगे, ठीक है, वो हम बता चुके आपको। तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बॉडी में फिर क्या लिखेंगे, तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हम आपको प्रेजेंटेशन के लिए बताए थे। अब हम दूसरा बनाएंगे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर क्या होगा, किधर ये क्वेश्चन कि सीमा नीति को एक प्रभावी सुधार। तो अब आप यहाँ पे एक बनाइए, क्या, एक सब हेडिंग, एक प्रभावी सुधार। हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन की जिस तरीके की भाषा होगी आप उसी भाषा में आंसर को लिखेंगे। तो एक प्रभावी सुधार कैसे, तो पहला पॉइंट, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट। तो प्रभावी सुधार कैसे हो, जरा सोचिए, आप बताइए। तो देखिए इससे क्या हुआ, न्याय संगत भूमि का सुधार हुआ, न्याय संगत भूमि आवंटन। जैसे यदि आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में ये बहुत अच्छे से लागू हुआ था, केरला में ये बहुत अच्छे से लागू हुआ था, ठीक है। हाँ, पूरे भारत में चकबंदी और हदबंदी की प्रक्रिया पूरी तरीक़ा से लागू नहीं हुई थी 100%, लेकिन कलकत्ता और केरल ने, चूँकि वहाँ पे वामपंथ की सरकार थी, तो कम्युनिस्ट हमेशा पुअर गवर्नमेंट होती है, हमेशा वो गरीबों के हक में, मजदूरों के हक में ज़्यादा निर्णय लेती है। तो पश्चिम बंगाल और केरला में ये बहुत अच्छे से लागू हुआ था। तो न्याय संगत भूमि एक प्रभावी सुधार कैसे, यदि न्याय संगत भूमि का आवंटन हुआ, सभी को भूमि मिला, गरीबों को भूमि मिला, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप इसे एक्सप्लेन कीजिए कि न्याय संगत भूमि का आवंटन हुआ। चलिए ठीक है, ये मक्खी बैठ गया है क्या, चलिए कोई नहीं, ठीक है, ये हट जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट, इससे क्या हुआ, न्याय संगत भूमि का आवंटन हुआ तो गरीबी उन्मूलन। ये बताइए, ये आर्थिक, अच्छा ये बताइए, ये आर्थिक वाला पॉइंट है कि नहीं, गरीबी उन्मूलन क्या आर्थिक पॉइंट है या कि नहीं, ये बताइए। अच्छा ये देखिए बड़ी वाली मक्खी बैठी हुई थी, भाग गया, चलिए ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा गरीबी उन्मूलन हुआ, तो ये क्या है, ये आर्थिक पॉइंट होगा, आप लिख देंगे कैसे हमारा गरीबी उन्मूलन, चूंकि उत्पादन बढ़ा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लीजिए, गरीबी उन्मूलन हुआ, तीसरा पॉइंट आप लीजिए। इससे क्या हुआ, फिर हमने बताया ऊपर वाले में उत्पादन और उत्पादकता, जो कृषि का हमारा उत्पादन है, जो हमारा तीसरा पॉइंट, जो कृषि का उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों,
उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। कैसे, आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब हरित क्रांति हमारे देश में आया था, ठीक है, हरित क्रांति हमारे देश में आया था, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आया था, तो उस समय कितना उत्पादन बढ़ा, कितनी उत्पादकता बढ़ी? तो उससे कुछ दिन पहले नेहरू जी के द्वारा ये लाया गया था, हदबंदी चकबंदी ये सब नेहरू जी के द्वारा लाया गया था लैंड सीलिंग करने के लिए। और फिर कुछ दिन बीच में शास्त्री जी रहते हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है देश का, और इंदिरा गांधी के द्वारा हरित क्रांति लाया गया था। तो उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि हुई या कि नहीं हुआ, बताइए। तो गरीबी उन्मूलन हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। इसके परिणाम देखिए, इसके अतिरिक्त क्या हुआ, जब उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि होगी और लैंड सबके पास होगा, तो लोग क्या करेगा, कृषि में निवेश, कृषि में निवेश। ये देखिए, ये सारा पॉइंट क्या है, ये सारा पॉइंट आर्थिक का पॉइंट। आप कहेंगे सर कृषि निवेश कैसे? सपोज कीजिए कि कोई भूमि है, वो भूमि आप किराए पर लिए हैं, किराए पर लिए हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। हो सकता है आप उसमें उस तरह से निवेश नहीं करेंगे कि यार हम निवेश करके क्या करेंगे, हम इसको निवेश करके उत्पादकता बनाएंगे, उत्पादक बनाएंगे, लेकिन 2 साल 3 साल बाद तो जिसका ज़मीन है वो हमसे वापस ले लेगा। तो आदमी निवेश नहीं करता है। लेकिन यदि वही ज़मीन आपको सरकार दे दी कि ये ज़मीन परमानेंट आपकी है, तो क्या आप निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। तो कृषि में निवेश बढ़ा कि नहीं बना? और ये बताइए आर्थिक मानदंड वाला पॉइंट है कि नहीं, आप ये बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल सर आर्थिक मानदंड वाला पॉइंट है, इसीलिए हम बताए थे आपको कि आर्थिक मानदंड के अंतर्गत ये सर लिखेंगे। और ये अभी बहुत अधिक करंट में, करंट में कैसे हम आपको बता रहे, यूपी में, यूपी सरकार के द्वारा अभी आपको यदि मालूम हो तो एक नजूल विधेयक लाया गया है, जो विधानसभा से पास हो गया है लेकिन विधान परिषद में पास नहीं हुआ है, उसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। तो जो यूपी पीसीएस के छात्र, जो यूपी पीसीएस मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आपको तो नजूल विधेयक को अच्छे से पढ़ना चाहिए था और ये क्वेश्चन आपको वहाँ से कनेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है हो सकता है डायरेक्ट नजूल विधेयक पे क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन उससे रिलेटेड जो भूमि सुधार के लिए ही वो लाया गया था और अंग्रेज आज़ादी से पहले की भूमि के लिए वो लाया गया है नजूल विधेयक। यदि आप यूपी का जानते होंगे या यूपीएससी वाले को भी नजूल विधेयक के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था कि नजूल विधेयक क्या है, क्योंकि ये पूरे देश में ये समस्या नजूल भूमि से कहा जाता है, नजूल भूमि के लिए। नजूल भूमि पूरे देश में आज भी है, तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो आप जो यूपी पीसीएस के हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नजूल भूमि के बारे में आप पढ़ेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है उससे जोड़ के क्वेश्चन पूछ ले। तो इससे कृषि में निवेश हुआ कि नहीं, आप देखिए। तो ये क्या हमारा आर्थिक पॉइंट। चलिए और थोड़ा सा ले लीजिए, इससे क्या हुआ, तकनीकी विकास। जब हरित क्रांति हुई या तकनीकी का उपयोग किस में, कृषि में, तो तकनीकी उपयोग से लोग कृषि करने लगे, खेती करने लगे कि नहीं करने लगे, आप ये बताइए। आप बोलेंगे बिल्कुल सर करने लगे, तकनीकी उपयोग होने लगा खेती में, ठीक है। तो कब, भूमि सुधार के बाद, हरित क्रांति के बाद कितने निवेश हुए, कितना तकनीकी विकास हुआ एग्रीकल्चर में, आप जानते हैं। तो ये क्या हमारा आर्थिकी पॉइंट ही तो है। चलिए अगला, इस सब का फाइनल क्या हुआ, इससे हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण आर्थिक विकास, तो गांव का फिर विकास होने लगा। ग्रामीण आर्थिक विकास या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, आपको जो लिखना आप लिख दीजिए। तो ये क्या है, आर्थिक मान, हमने जो पॉइंट आपको दिया वो आर्थिक मानदंड के अंतर्गत ही हमने पॉइंट दिया। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप देखिए यहाँ पे कोई सामाजिक न्याय की बात नहीं आई, कोई पॉइंट नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे जिस पे पूछा गया है आप आंसर वही लिखें। कई बार क्या होता है कि जो पूछा जाता है हम वो नहीं लिखते हैं, हम जो जानते हैं वो लिख देते हैं। तो बॉडी आप इस क्वेश्चन का पूरी तरह समझ गए होंगे। और फिर से हम आपको बता दें, यदि आपको मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं, हिंदी माध्यम को चाहे इंग्लिश माध्यम को आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूपीएससी, यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए। और फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहेंगे, यदि आप नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष हम क्या लिखें ये बताइए। चलिए निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या लिखें, आप फिर से बताइए कि निष्कर्ष इसमें क्या लिखा जाए। भूमि सुधार बताइए। अब आपको इसमें वे फॉरवर्ड थोड़ा सा देना पड़ेगा। अगर वे फॉरवर्ड आप, चूंकि आज भी देखिए, आज भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि नहीं है, आज भी बहुत सारे भूमिहीन व्यक्ति है, ये भारत की सच्चाई है भाई। तो यहाँ पे आपको भूमि सुधार वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपको मालूम हो तो बिहार सरकार का एक पॉलिसी है, उसमें ये दिया हुआ है कि जितने गरीब व्यक्ति हैं जिसके पास लैंड नहीं है उसको 3 डिसमिल भूमि बिहार सरकार देगी। जो सरकारी भूमि है वो 3 डिसमिल भूमि बिहार सरकार देगी। यही नजूल विधेयक हमारा है।
आज भी बहुत सारी सरकारी भूमि है, सरकार की देखिए होंगे कि रेलवे की बहुत सारी ज़मीन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की, जो हमारा वन मंत्रालय है उसका बहुत सारा ज़मीन है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसका बहुत सारा ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन आज भी बहुत है। आज सुनते होंगे गांव घर बहुत जगह कि ये सारी की सारी सरकारी ज़मीन है, ये लोग सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं। तो क्या, तो इसीलिए हम बोले कि यहाँ पे वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। और आज भी बहुत व्यक्ति के पास भूमि नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे निष्कर्ष में वे फॉरवर्ड कि निश्चित रूप से सीलिंग का जो हमारा सीलिंग अपनाया गया था सरकार के द्वारा, ये देखिए कि भूमि जोत जो अपनाया गया था उसका भूमि सीमा, इसके सकारात्मक प्रभाव हमें समाज में निरंतर देखने को मिले हैं। लेकिन आज भी वर्तमान समय में भी भारत के नागरिकों के पास या एक वर्ग के पास, एक वर्ग ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक वर्ग के पास जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है। तो वर्तमान समय विभिन्न सरकारों के द्वारा, विभिन्न सरकार, यहाँ राज्य सरकार आप मत लिखिए, सरकारों के द्वारा उन भूमिहीनों के लिए भी पॉलिसी या नीति बनाई जा रही है। तो व्यापक स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर एक ऐसी नीति बनानी चाहिए थी जिससे कि भारत में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन ना बचे, कम से कम उसे अपने घर बनाने के लिए तो भूमि हो ही। ठीक, आप घर बनाने के लिए मत लिखिए, लेकिन आप इतना लिखिए कि कम से कम भारत में कोई व्यक्ति भूमिहीन ना बचे, पूर्ण विराम। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत व्यक्ति के पास घर बनाने के लिए यार लैंड नहीं है, ये सच्चाई है। तो आप लिखिए कि इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लेकिन वर्तमान में बहुत एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास आज भी जमीन नहीं है, वो भूमिहीन वर्ग है। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपसी सहमति से ऐसी नीति बनानी चाहिए थी। क्योंकि देखिए जो लैंड है ना, बेसिकली लैंड वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, लैंड राज्य का इशू है। ठीक, और जब तक केंद्र सहयोग नहीं करेगा इसमें, तब तक राज्य सरकार इस पर कदम नहीं उठाएगी या नहीं भी उठा, इसलिए हम आपको बोले सकारात्मक रूप से नहीं उठाती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए था कि सभी भूमिहीनों को लैंड आवंटित, उसकी आवश्यकता के अनुकूल लैंड आवंटित किया जाना चाहिए था, पूर्ण विराम। बस इतना ही, यही आपका निष्कर्ष होना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप इस आंसर को समझ गए होंगे। और इसी तरीक़ा से फिर नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है इसका 5वां नंबर क्वेश्चन, ये अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। और ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।